गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने सामोता क्लासेस चैनल पर आज से लेकर के आए हैं ज्योग्राफी। ओके दोस्तों, यानी भूगोल, ज्योग्राफी। देखो, पहले तो अपन इस संदर्भ में बात करते हैं कि अपना जो भूगोल अपने को, ये राजस्थान का भूगोल भी अपने कंपटीशन में आता है। एक भारत का भूगोल भी और एक विश्व का भूगोल भी। तो देखिए दोस्तों, अपने को भूगोल के संदर्भ में राजस्थान का भूगोल भी पढ़ना है, भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी। और जो भी भूगोल, जैसे अपन मान लो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के पश्चात पढ़ेंगे मैंने गलत, पहले राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के पश्चात भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के पश्चात विश्व का भूगोल। और देखिए दोस्तों, जो ये भूगोल है इसको अपन जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो इसको राजस्थान के मैप से पूरे को अपने दिमाग में फिक्स करना है अपने को, भारत के भूगोल और ऐसे ही विश्व का भूगोल को। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर आपको जो ये भूगोल पढ़ाया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी लिखें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहाँ से, राजस्थान के भूगोल के लिए। लेकिन देखिए इसके अंदर राजस्थान के भूगोल के लिए भी सबसे पहले अपन ये देखेंगे, देखो नाम में भू और गोल, तो यानी कहने का मतलब भू यानी पृथ्वी और गोल। तो लेकिन देखिए ये जो गोल होता है अपन ये बोले गोल, तो जैसे मैं ये कहूँ क्या तुम्हारे को कि ये भू गोल, भू यानी पृथ्वी और ये गोल, ये पृथ्वी गोल है। देखो गोल के अंदर अपन एक तो कहें वर्ताकार और एक कहें दीर्घ वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार। लेकिन अपनी पृथ्वी तो कैसी है, दीर्घ वर्ताकार है। तो देखिए इन दोनों में क्या, अगर मान लो अपने पास में ये केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से चारों तरफ अगर दूरी समान है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वर्ताकार। अगर मान लो अपन ये कहें कि ये केंद्र बिंदु से जैसे एक तो ये दूरी और एक ये दूरी, यानी कहने का मतलब है ये तो लघु, ये तो दोस्तों लघु और ये दीर्घ। तो इसका मतलब दो दूरियां तय करनी पड़ रही हैं, एक लघु एक दीर्घ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ वर्ताकार। तो बताओ अपनी पृथ्वी भी कैसी है, वर्ताकार है या दीर्घ वर्ताकार? अपनी पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार है, जिसको अपन बोलते हैं ना अंडाकार। और देखो कई जैसे अगर साइंस वाले बच्चे होंगे तो वैसे भी समझते होंगे, आपने सोमरफील्ड का सिद्धांत सुना होगा। उसकी तरह सोमरफील्ड कहता था कि नाभिक के बाहर गोलाकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लगातार चक्कर लगाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी कुछ ऊर्जा तो कम होगी ही, और कुछ ऊर्जा कम होगी तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा। और कुछ मूल मार्ग से विचलित होने पर जो छोटे छोटे उपपथ बन जाते हैं जिनको उपकोष बोलते हैं ना, उसी प्रकार यानी अब वह वर्ताकार नहीं रह करके कैसा हो गया, दीर्घ वर्ताकार। ओके दोस्तों, तो यानी अपने को जो अपनी भूगोल है यानी अपनी पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार है, इसके संदर्भ में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, राजस्थान का भूगोल। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। देखिए दोस्तों, राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। अब इसके अंदर भी अपने जैसे जो राजस्थान का भूगोल है वो अपन बात करें, जैसे राजस्थान की कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ठीक है समाहित है। अपन बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, ठीक है, पटवारी, सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, कृषि सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान लेवल पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी में राजस्थान का भूगोल समाहित है।
इसलिए यानी अपने को यानी सभी बैच के लिए, चाहे कोई भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं का बैच हो, उसमें राजस्थान का भूगोल आता है, इसलिए इसको सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के अंदर भी अपन खूब सारी बातें, यानी जैसे अगर अपन शुरुआत करेंगे, कहने का मतलब है राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से, भाई स्टेप बाय स्टेप, जैसे राजस्थान का पूरा भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट होगा, यानी उसके आकार, स्थिति, नामकरण, ये उसके पश्चात इसके भौतिक प्रदेश देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, और इसमें भी सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, भौतिक या भौगोलिक स्वरूप, भौतिक या भौगोलिक लिख लेना, भौगोलिक स्वरूप की, भौगोलिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, इस भौगोलिक स्वरूप के लिए अपन बात करेंगे एक तो अक्षांश की और एक देशांतर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तो अक्षांश और एक बात करते हैं देशांतर। तो अपन ये देखेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मैं ये कहूँ तुम्हारे को कि अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, अक्षांश की। तो सुनना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अक्षांश की। तो देखिए, अपन अगर अक्षांश की बात के लिए कहें तो बताओ, अपनी पृथ्वी कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, अपनी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। और ये मैं कहूँ कि मेरे पास ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। इस जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि अपनी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब सुनो दोस्तों, अपन ये तो बात कर लिए कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। लेकिन इसके आगे अपन ये भी बात करते हैं, पहले आप ही कहोगे कि ये डिग्री क्या होता है। तो इसके लिए याद रखना दोस्तों, अपन ये कह सकते हैं, याद रखना, देखो जो आप 0 से महीन बनाते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक इसको क्या बोलते हो, मिनट, और इसको क्या बोलते हो, सेकंड। और एक डिग्री के अंदर, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं बोला 0 डिग्री अक्षांश, तो आपके मन में ख्याल आया कि ये डिग्री क्या है। तो याद रखना, जो अपन मापन करेंगे ना इनका, कोण वाले का, जैसे कोण का मापन करते हैं डिग्री में, उस प्रकार से अगर ये तो डिग्री, ये मिनट, ये सेकंड, एक डिग्री में 60 मिनट और एक सेकंड में 60 मिनट होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन ये बात कहें कि जो अपने पास पृथ्वी है, इसके उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश होते हैं, 90। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश, 90। तो बताओ पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हुए, 90 तो उत्तरी गोलार्ध के और 90 दक्षिणी गोलार्ध के, और एक 0 डिग्री भी अक्षांश है ना, तो यानी 90 + 90 + 1 यानी 181 हो गए। तो मैं ये कह दूं क्या कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश, 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश, 90, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181, 90 तो उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, ठीक है, और एक 0 डिग्री अक्षांश। ओके दोस्तों। और अक्षांश रेखा कितनी है पृथ्वी पर, 179 है, क्योंकि जो 181 थे उनमें से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इनको माइनस कर दो, यानी 181 - 2, तो कितने बचे, 179। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा अपन किसका निर्धारण करते हैं, जलवायु का,
ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं ये कह दूं क्या तुम्हारे को, पहले तो बताओ 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री ऐसे लिख देता हूं मैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ये कहूं क्या तुम्हारे को, बताओ उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश, कुल अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने होंगे, 90, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश, इसमें भी कितने होंगे दोस्तों, 90। तो बताओ मुझे पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होंगे, पृथ्वी पर कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश तो कितने होंगे दोस्तों, 90 प्लस 90 प्लस 1, 90 उत्तर वाले उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, एक 0 डिग्री अक्षांश, तो यानी 181। और दोस्तों मैं ये कह दूं, ठीक है, कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा तो कितनी होंगी, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा वो कितने आएंगे दोस्तों, 181 माइनस 2, जो ये -2 किया वो क्या मेरा ध्रुव है, जो माइनस किया वो क्या है, ध्रुव है। तो बताओ दोस्तों कितना आएगा, 179 यानी 179। अरे बताओ अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण करते हैं, जलवायु का, यानी जलवायु का निर्धारण करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। ओके दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। एक नया शब्द आ गया, जलवायु। तो देखो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, एक हल्का सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर बताएं आपको। पहले तो मुझे ये बताओ, अक्षांश की बात कर रहे हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो यानी वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटे उसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। अरे भाई तुम ये कहोगे कि सर 0 डिग्री अक्षांश बता रहे हो, मैं तो अक्षांश की बात कहो, तो मैं ये कहूँगा ना, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है या बांटती है उसको क्या कहेंगे, अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश, 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश, 90, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हो गए, 181 हो गए, 90 उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, ठीक है, और एक 0 डिग्री अक्षांश वाला। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा यानी 181 माइनस 2 दूरों को घटा दो तो कितने रह गए, 179। और इनके द्वारा किसका निर्धारण करते हैं, अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु का। लेकिन अब आपका क्वेश्चन कि जलवायु क्या होती है, देखिए दोस्तों सुनो, अपनी पृथ्वी है तो पृथ्वी के किसी स्थान विशेष पर, पृथ्वी के किसी स्थान विशेष पर तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, हवाओं की दिशा, इन चारों भौगोलिक कारकों की जो 5-6 दिन की स्थिति होती है, 5-6 दिन की स्थिति, वो तो क्या कहलाती है, मौसम। पृथ्वी के किसी स्थान विशेष पर तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, हवाओं की दिशा, इनकी 5-6 दिन की स्थिति कहलाती है मौसम। जबकि इन्हीं चारों भौगोलिक कारकों की, ठीक है, 3-4 महीने की दिशा क्या कहलाती है, ऋतु। और इन्हीं चारों भौगोलिक कारकों की, यानी इन्हीं भौगोलिक कारकों की जो लंबी अवधि होती है,
ठीक है, जैसे 11-12 महीने की, उसको अपन क्या कहेंगे, जलवायु, राइट। अब देखिए दोस्तों, इतना भी बताओ, तापमान का मापन किससे करते हैं, थर्मामीटर से, जिसके अंदर कौन सी धातु बढ़ते हैं, मरकरी, Hg। वायु दाब का मापन किससे करते हैं, मैनोमीटर से। आर्द्रता का मापन किससे करते हैं, बताओ, हाइग्रोमीटर से। और हवाओं की दिशाओं का मापन किससे करते हैं, एनीमोमीटर से। ओके, तो ये तो हो गई अपनी अक्षांश की। क्लियर हो गया डाउट? चलो, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जलवायु क्या, तो उसका क्लियर है भाई? चलो ओके। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं देशांतर के लिए। तो सुनो दोस्तों, देखिए अपन बात करते हैं किसकी, अब देशांतर की बात करते हैं दोस्तों, देशांतर। तो देखिए सुनो, बताओ दोस्तों, अपनी पृथ्वी कैसी है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। तो दीर्घवृत्ताकार में मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर क्या करेगी कि अपनी पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटेगी। पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। ओके दोस्तों, तो सुनो, पहली बात तो ये हुई कि देशांतर क्या होता है, लेकिन इसके अंदर ये भी देख लो, अपन 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। तो मैं ये कह दूं क्या कि 0 डिग्री देशांतर, पहली बात देशांतर की करते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है या बांटती है, क्या कहलाएगा दोस्तों, देशांतर। और याद रखना, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, जो पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। और याद रखना दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं, 180, और पूर्वी गोलार्ध में भी कितने हैं, 180। ओके, तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हुए, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हुए दोस्तों, 360। और पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर, 360। और देशांतर रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण करते हैं, समय का। और याद रखना, अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा एक साथ किसका निर्धारण किया जाता है, किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति का। ओके दोस्तों, तो मैं ये कहूं तुम्हारे को, ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, उसे देशांतर कहते हैं। ओके, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ओके, याद रखना, पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर 180, और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर 180। पृथ्वी पर कुल देशांतर, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा 180, 360। और बताओ, इसके द्वारा किसका निर्धारण करेंगे, समय का। समय का निर्धारण किया जाता है।
ओके दोस्तों, दोबारा सुनना। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है देशांतर कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जो भी अपनी पृथ्वी को पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में बांट रहा है ना, याद रखना। बताओ पश्चिमी गोलार्ध में कितने देशांतर है? 180। पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर है? 180। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा या देशांतर 360। और समय का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? देशांतर रेखाओं के द्वारा। अब बताओ दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि अगर जो अक्षांश है, अक्षांश प्लस देशांतर, अगर इन दोनों को समाहित किया जाए, अक्षांश प्लस देशांतर, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए यानी दोनों को एक साथ, तो अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा एक साथ अपन किसका निर्धारण कर सकते हैं? बताओ भाई, किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति का, किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा भाई? अक्षांश प्लस देशांतर दोनों के द्वारा। तो यानी अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा किसका निर्धारण किया जा सकता है? किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति का। लेकिन सुनो देखो, अभी अपन ने बात की अक्षांश और अपन ने बात की देशांतर और पढ़ रहे हैं क्या? भौगोलिक स्वरूप। इसका मतलब ऐसे तो यानी अपने को अक्षांश और देशांतर तो आ गया, लेकिन जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो पहले अपने दिमाग में राजस्थान का मैप होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो देखिए अभी मैं आपको है ना, इतना ईजी है, मैं आपको अभी ऐसे याद करवाऊंगा, देखना आपको याद हो जाएगा। जैसे अपने बताओ राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले। तो देखिए 33 जिले आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे ऐसे: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा। ये लो दोस्तों, देखो ऐसे सिस्टम से याद नहीं करना पड़ा, मैप से है ना आपको, आपके दिमाग में से ऑटोमेटिकली चलेगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते थोड़ी देर बाद।